हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नहीं देखा तो एक बार वो भी देख सकते हो इफ यू विश। तो अब देखिए सप्लाई ऑफ मनी, यूजुअली वी कैन से मनी सप्लाई क्या होता है आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई ऑफ मनी और मनी सप्लाई कैन से। देखो, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। नो, विद द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ मनी, जो हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम आई थिंक बात कर चुके हैं कि मनी होता क्या है। तो यूजुअली जो लोग है ना, वो मनी को कंसिडर करते हैं करेंसी के साथ। हम करेंसी के साथ ही बात करते हैं ना, ये मेरे पास पैसे हैं, ये मनी है, ठीक है। बट जो हमारे बैंक में डिपॉजिट्स हैं वो भी तो मनी है, तो हम उसको तो नहीं भूल सकते ना। सो सिंपल सी बात ये है कि जब हम मनी की कैलकुलेशंस या फिर हम उसके कंपोनेंट्स को जब हम कंसिडर करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो सामने आ सकते हैं इन कैलकुलेशन। तो इसीलिए जो मनी की कोई सिंगल डेफिनेशन तो नहीं है ना, हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं अबाउट मनी। तो अभी हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि मनी सप्लाई। देखो सप्लाई क्या होती है, सप्लाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट्स के साथ में। जब हम सप्लाई करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट, लोगों के पास प्रोडक्ट जा रहा है, डिमांड को हम पूरा कर रहे हैं। सप्लाई, लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम उनकी डिमांड को कैसे पूरा करें, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के साथ में। यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी की, ठीक है। यानी कि मनी की सप्लाई कैसे होती है। जब प्रोडक्ट की सप्लाई होती है तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो लोगों के हाथ में पहुंच जाता है। सेम जब मनी की सप्लाई होगी, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, ठीक है। यानी कि मनी की सप्लाई हो रही है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो हम उसी चीज को आगे पढ़ने वाले हैं। तो मनी सप्लाई क्या होता है, बहुत साधारण भाषा में अगर हम बात करें कि मनी सप्लाई क्या होता है, तो यू कैन से कि मनी सप्लाई होता है द मनी सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमी में जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। सर्कुलेशन का मतलब जो पैसा घूम रहा है, मेरे आपके जिसके पास है, जो पैसा मनी में घूम रहा है, ठीक है, वो होता है मनी। बहुत सिंपल भाषा में ये था सर्कुलेशन ऑफ मनी का, कि कैन बी मनी सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज मनी सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी। सर्कुलेशन इन इकोनॉमी का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे सर्कुलेशन इन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आरबीआई जितना पैसा इशू करती है, पैसे तो आरबीआई इशू कर रही है ना, मनी तो नोट छापने का काम तो आरबीआई के पास है ना, तो आरबीआई जितना मनी इशू करती है माइनस जितना वो मनी विड्रॉ कर देती है इकोनॉमी से। विड्रॉ का मतलब 500 और 1000 के जो नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो नहीं चलता ना अभी, ठीक है, तो वो तो सर्कुलेशन में नहीं है। तो 500 और 1000 का नोट नो लॉन्गर कंसिडर एज लीगल टेंडर इन इकोनॉमी, तो वो तो सर्कुलेशन में नहीं है, तो उसको हम सर्कुलेशन में कंसिडर नहीं कर सकते, तो वो मनी सप्लाई में भी नहीं काउंट होगा। तो मनी सर्कुलेशन इन मनी क्या हुआ, जितना पैसा मनी में इंजेक्ट हुआ, इशू हुआ, माइनस जितना पैसा वहां से विड्रॉ हो चुका है। जैसे हमने 500,000 का एग्जांपल आपको दिया, तो वो होता है आपका सर्कुलेशन इन मनी। एक दो चीज और यहाँ पे ध्यान रखने के लिए है कि जनरली जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं हाईली लिक्विड मनी। लिक्विड मनी की हमने बात की थी ना, विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो हाईली लिक्विड मनी तो कैश है ही हमारे पास, दूसरा जिसको हम बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सिंपल टर्म्स में मनी सप्लाई क्या होगा आपका, करेंसी इन सर्कुलेशन जो हमने अभी बात की, प्लस डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, वो भी तो हमारे यही हुए ना जिसको हम बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, जो सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ, ठीक है, सेविंग हुआ, जो बैंक के पास में बेसिकली डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो वो आपका हुआ डिपॉजिट्स जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको भी हम सर्कुलेशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि मनी सप्लाई होता क्या है एक्चुअली में। आगे देखिए, आगे हमारे पास मनी एग्रीगेट्स और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी कितना सर्कुलेट हो रहा है वो भी तो कैलकुलेट करना है ना। मनी सप्लाई कितना सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, भाई जितना पैसा घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट जितना भी है बैंक के पास में कितना है, तो उसको मेजर कैसे किया जाए, उसके लिए हम पढ़ते हैं मनी के ही एग्रीगेट्स। यूजुअली आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो सुना पड़ा होगा वो है M1, M2, M3 और M4, ये जो चारों चीजें हमारे पास में है। बट हमारे पास एक और चीज भी तो है यहाँ पे, कौन सा, ग्रीन, ठीक है, दैट इज M0, जिसको आप लोग बोल सकते हो रिजर्व मनी और सेंट्रल बैंक मनी और बेस मनी। अब रिजर्व मनी, बेस मनी, मॉनेटरी बेस, इनसे हटके जो बहुत कॉमन आपके कानों में बहुत आराम से क्या होगा, दैट इज सेंट्रल बैंक मनी। यस, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो M0 आपके पास में होता है ये सेंट्रल बैंक का होता है। देखो पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आता क्या है, करेंसी सर्कुलेशन, जो हमने अभी भी बात की थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है वो आरबीआई की तरफ से ही तो आ रहा है, प्लस बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जितने भी बैंक का डिपॉजिट्स आता है आरबीआई के पास, क्योंकि बैंक अपना डिपॉजिट कहाँ पे करते हैं, आरबीआई के पास करते हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो अदर जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिपॉजिट आरबीआई के पास। तो ये M0 है, ये सेंट्रल बैंक का है,
जिसे हम कह सकते हैं मनी सप्लाई, जो आपके एग्रीगेट्स मेजरमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका M0 से होता है, ठीक है। लेकिन आरबीआई यहाँ पे संतुष्ट नहीं होता, वो M0 से संतुष्ट नहीं है। तो जो बाकी के अदर आपके एग्रीगेट्स और मेजरमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, वो शांत नहीं है M0 से, उसको खुशी नहीं मिल रही है, वो संतुष्ट नहीं है। तो उसने और भी एग्रीगेट्स मेजरमेंट्स निकाले मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम आगे बढ़ रहे हैं। तो M0 क्या है? दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और यू कैन से आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है देश का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले एक बार इन चारों का मतलब देख लेते हैं, उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आई एम गोना टेल यू, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट यू कैन से। सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। नैरो मनी और ब्रॉड मनी इनको क्यों लिखा है, मैंने क्यों कहते हैं, वो भी बात करते हैं। सबसे पहले M1, ठीक है। M1 क्या है आपके पास? M1 में कौन कौन सी चीज आती है? C+C करेंसी विद करेंसी एंड कॉइन्स। तो C+C करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। हम लोग, आप लोग सबके पास जो पैसा है वो करेंसी हो या फिर कॉइन्स हो। DD विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट जो हमने भी बात की थी, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिए थे, वो सारे आपके किस में आते हैं? M1 के अंदर आते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें आई थिंक मेरे ख्याल से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अभी हो जाएगी सारी की सारी चीजें। कैसे? जब आप एक तरीका होता है जो मैंने बहुत बार देखा है, जब हम भूलते नहीं है किसी चीज को, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को ना डेट्स वगैरह जो हैं कि ईयर जो थे वो बहुत रटे पड़े होते हैं, टिप्स पर रटे पड़े होते हैं। तो ये मेरा सिर्फ पर्सनल है कि वो रटने का एक बहुत अच्छा होता है कि जब हम किसी चीज को, जैसे हम मूवीज देखते हैं, हम मूवीज भूलते नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने एक बार मूवी देखा, ठीक है, आप एक आध सीन आपके दिमाग से स्किप हो गया, आपने दूसरी बार तीसरी बार वो मूवी देखा तो आपको सीन, डायलॉग, उसका कहते हैं ना वो कॉन्सिक्वेंस नहीं, सॉरी, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर आपको सब याद हो जाता है। इसके बाद ये सीन, इसके बाद ये सीन। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेमोरी इस तरीके से अडेप्ट। तो सेम जब हम अब हम ABCD ये सब नहीं भूलते हैं। क्यों? हम मल्टीपल टाइम, हम 1 2 3 नहीं भूलते हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को। तो हम एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमें याद भी नहीं करनी पड़ती, वो यहाँ पे अपने आप ही प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज है, हमें पता है हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, हम बचपन से वही चीजें सुनते हुए आ रहे हैं, वही चीजें पढ़ी है, हर जगह इंडिपेंडेंस डे हर साल आता है, इसलिए हम वो चीजें कभी भी नहीं भूलते। हम बर्थडे नहीं भूलते अपने घर वालों का, किसी का भी। तो वो तरीके होते हैं, इसलिए उन चीजों को वो इस तरीके से दिमाग में, इसलिए बार बार बोला जाता है कि जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ो पीछे वाले को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि जब हम डेली या बहुत फ्रीक्वेंटली कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम भूलते नहीं फिर उन चीजों को। तो देखो अब M1 में कौन कौन सी चीज आती है, हमने बात की। M2 में क्या आता है? M1 का मतलब क्या है? यहाँ पे जो चीजें ये हैं ऑलरेडी, M1 यहाँ का मतलब क्या है कि जो ये पूरा का पूरा ये आपके पास में है, CC विद पब्लिक, DD विद बैंक, अदर डिपॉजिट आरबीआई, वो सब तो ऑलरेडी M2 के अंदर है। बट एक चीज और इसके अंदर आ जाती है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस वही जहां पे बहुत पहले लेटर्स भेजे जाते थे, जब पहले फोन्स वगैरह इतने ज्यादा प्रचलित नहीं थे, तो लोग जो है वो लेटर्स भेजते थे ना, दोस्त तो कह रही हूँ, सॉरी, अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी, ठीक है। आई वाज वन ऑफ देम, मैंने भी कई बार पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर पोस्ट किया है, ठीक है। तो वो होता है पोस्ट ऑफिस। तो वहां पे भी आपको पता होगा डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, दोनों फैसिलिटीज होती है पोस्ट ऑफिस के पास में भी। तो M1 तो M2 ऑलरेडी है ही इसके अंदर, साथ में इसके पास आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी डिमांड डिपॉजिट, याद रखना डिमांड डिपॉजिट जितने पोस्ट ऑफिस के पास है वो। तीसरा ब्रॉड मनी M3, आप इसको ये भी बोल सकते हो जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, दैट इज M3। अब बहुत जगह जब भी देखो ना, कहीं पे भी अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट यूजफुल मेजर या सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा रहा है, तो वो M3 है आपका, ठीक है। M1 अगेन सारी की सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे भी है, बट इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं है, इसके अंदर क्या है? सिर्फ आपके पास में टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट्स किए जाते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो FD फिक्स डिपॉजिट, या फिर फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। जो टाइम डिपॉजिट्स है इसके अंदर आप दो चीजें काउंट कर सकते हो, एक फिक्स डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। फर्क क्या होता है? फर्क थोड़ा ज्यादा नहीं होता। देखो टर्म डिपॉजिट बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, शायद मेरे हार्डली 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए हार्डली वो आपके टर्म डिपॉजिट होते हैं। FD होते हैं जो उसके बाद और लंबे टाइम पीरियड के लिए होते हैं, मोर देन 6 मंथ्स के लिए जब उसको बैंक में जमा कर दिया जाता है, वो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो इसके अंदर M1 तो सारी चीजें आएंगी, बट साथ में क्या आ जाता है? टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो भी मैंने आपको अभी कहा, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट आपका। लास्ट M4 में क्या है? M3 का मतलब ये सारी चीजें। M3 का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर
M1 तो ऑलरेडी है और साथ में क्या है, जो ये आपका टाइम डिपॉजिट है, ये दो चीजें तो इसमें ऑलरेडी है। इन दो चीजों के साथ देखो, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना इसको, तो M1 यानी कि बैंक के M1 जो लोगों के पास सब कुछ है, बैंक का पैसा जो RBI के पास है, बैंक जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या क्या चीजें करते हैं, या तो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट या फिर FD वगैरह चीजें, वो सारी चीजें ऑलरेडी मतलब वो तो सब इसके पास ऑलरेडी आ गया भाई, सेविंग वाला इसमें आ गया था, FD और वो इसमें आ गया था, बचा क्या, पोस्ट ऑफिस बचा। तो पोस्ट ऑफिस में भी आपके पास दोनों तरीके होते हैं, सेविंग अकाउंट भी होता है और टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं, तो वो दोनों चीजें भी, तो अल्टीमेटली इसके अंदर बैंक का भी सब कुछ आ गया और PO का भी सब कुछ आ गया, और जो लोगों के पास पैसा है तो M4 में वो सारी चीजें ही काउंट होती है। तो M4 मेरे ख्याल से इजीएस्ट टू लर्न हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बस याद रख लो, सब कुछ है, लोगों के पास भी जो है वो भी, बैंक के पास जो है वो भी, PO के पास है वो भी, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है आपके पास, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ना एक फिक्स्ड इनकम वाला है, यानी कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है जो पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। मेनली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था। तो ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है। अब ये कोई माइनर के नाम पे भी हो सकता है, कोई अडल्ट के नाम पे भी हो सकता है, तो वो होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो फिक्स इनकम सर्टिफिकेट होता है। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो मेनली इसके अंदर एक दो चीजें होती है जिसका इंटरेस्ट रेट में 7 to 8% के बीच होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इसका बेटर होता है तो लोग इसलिए इन्वेस्ट भी करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1000 होनी चाहिए। इसका जो लॉक टाइम पीरियड मतलब पैसा इसके अंदर लॉक टाइम पीरियड है, इट्स अबाउट 5 years, तो दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके अलावा सारी की सारी चीजें M4 में आती हैं, ठीक है। अब एक दो चीजें हैं जिससे क्या पता आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इन चीजों को दिमाग में रखने में, वो क्या है वो देखो, M1 और M3 इन दो चीजों को हम लोग कमर्शियल बैंक मनी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको M0 को क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक मनी, रिजर्व बैंक मनी, तो M0 तो रहेगा याद, उसके साथ याद रहेगा क्या, M1 और M3, बस दिमाग में M1 और M3 बैठा लो। क्यों, क्योंकि M1 और M3 ये कमर्शियल बैंक मनी। M2 और M4 क्यों नहीं आते, क्योंकि इन दोनों में पोस्ट ऑफिस के आप भी आते हैं, आपके पास कमर्शियल बैंक में तो नहीं डालेंगे ना पोस्ट ऑफिस को। M2 और M4 दोनों में पोस्ट ऑफिस के भी आते हैं, इसलिए इन दोनों को कमर्शियल बैंक मनी नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से एक पॉइंट से आप याद रख सकते हो इस चीज को कि हम बहुत बार कंफ्यूज इस चीज में हो जाते हैं, पोस्ट ऑफिस कौन से वाले में आता है, ठीक है। तो दिमाग में बस दो चीजें बिठा लो, M1 और M3 ये कमर्शियल बैंक मनी है। इसका मतलब M2 और M4 हुए जिसमें पोस्ट ऑफिस का आता है, M4 हमने पढ़ा हुआ है, M4 में तो सारी चीजें आती हैं, तो हमको ऑलरेडी ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी कि M2 क्या होगा हमारे पास में, जिसमें से पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो कमर्शियल बैंक मनी। M1 और M3 को कमर्शियल बैंक मनी क्यों कहते हैं मैंने आपको अभी बताया। अब एक और चीज, नैरो मनी और ब्रॉड मनी का क्या कंसेप्ट है, देखो कमर्शियल बैंक का मनी टेंड टू बी वैल्यूड एट लीस्ट अमाउंट, यानी कि जिसके अंदर अमाउंट जो है वो ज्यादा नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं नैरो मनी, और जिसके अंदर अमाउंट ज्यादा होता है टेंड टू बी वैल्यूड एट लार्जर अमाउंट्स, उसको हम बोलते हैं आपका ब्रॉड मनी, ठीक है, विच इज M3, इसलिए इसको नैरो मनी और ब्रॉड मनी बोलते हैं। सो आई होप कि एटलीस्ट आपको M1, M2, M3, M4 समझ में आया होगा। M3 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मोस्टली यूज जो मेजर है वो M3 होता है आपके पास में, नैरो मनी, और ब्रॉड मनी जो है वो कमर्शियल बैंक मनी होते हैं। M0 रिजर्व बैंक मनी होता है, M2 और M4 के अंदर पोस्ट ऑफिस मनी आता है आपके पास में, ठीक है। एक लास्ट चीज, जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना वो स्टार्ट कब से हुआ था, क्लासिफिकेशन RBI ने स्टार्ट किया था, किधर जाऊं यहीं लिख देते हैं, RBI ने शुरू किया था अप्रैल 1977 से, जो क्लासिफिकेशन 1977 से शुरू हो गया था। एंड वन लास्ट थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर माय लॉर्ड, ये कि जो भी हमें पढ़ रहे हैं ना M1, M2, M3, M4, ये क्या चीज है हमारे पास में, ये हमने पढ़ा मेजरमेंट से, बट ये जो M1, M2, M3, M4 पढ़ रहे हैं ना, ये ओल्ड कन्वेंशन, यानी कि जो पुराने कन्वेंशन है, पुराने नॉर्म्स है, उसके हिसाब से न्यू कन्वेंशंस में जो है वो NM1, NM1, NM2, NM3 ये आ चुका है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ओल्ड कन्वेंशंस के हिसाब से है।
आई थिंक अगर आपको ये एटलीस्ट इतना समझ में आया हो तो एक बार लाइक तो कर ही देना। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब इनमें से हाईली लिक्विड मनी कौन सा होगा आपके पास में, सबसे ज्यादा लिक्विड मनी पर देखो, सोचो, दिमाग में सोचो कौन सा ज्यादा हाईली लिक्विड मनी हमारे पास होगा। कौन सा हमारे पास में, M1, जिसको हम बोलते हैं हाईली लिक्विड मनी। हाईली लिक्विड मनी मतलब जो अमाउंट है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश के अंदर। और लीस्ट लिक्विड मनी कौन सा होगा इन चारों के अंदर से हमारे पास में, अगर नजर मारोगे, देखोगे, घूमो घूमो घूमो, तो लीस्ट लिक्विड मनी कौन सा है हमारे पास में, M4, लीस्ट लिक्विड मनी। लीस्ट लिक्विड मतलब जिसको इन चारों में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई, ठीक है, कि मनी मल्टीप्लायर कैसे इफेक्ट करता है किसको, मनी सप्लाई को। देखो, मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स, या फिर ये कह लो कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। सो इट विल हेल्प यू टू नो, या फिर ये बताता है दैट हाउ क्विकली द मनी सप्लाई विल ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ बैंक लेंडिंग। आपको पता होगा कि जो बैंक है वो अर्न कैसे करते हैं। बैंक क्या करते हैं कि उनके पास जितना भी डिपॉजिट आता है वो उस डिपॉजिट को एज अ लोन देते हैं लोगों को, और उससे फिर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो जितना इंटरेस्ट वो पब्लिक को देते हैं और जितना इंटरेस्ट उन्हें लोन पे मिलता है, और जो डिफरेंस होता है वो उनका अर्निंग होता है, ठीक है, ये उनका एक इनकम ऑफ सोर्स होता है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि जो बैंक्स हैं वो उस मनी लैंडिंग से मनी सप्लाई को ग्रो कैसे करते हैं, मल्टीपल में कैसे करते हैं, जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं उससे वो मनी सप्लाई को बढ़ाते कैसे इकोनॉमी के अंदर, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मनी मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है। तो ये आप समझे कि क्रेडिट क्रिएशन भी आप इसको बोल सकते हो, मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, किस चीज से, इनिशियल डिपॉजिट से, कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया, उस इनिशियल डिपॉजिट को वो मल्टीप्लाई कर करके वो किस तरीके से मनी सप्लाई को ग्रो करते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं, अपने इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई में ले जा करके, मल्टीप्लायर के साथ में। तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और यही होता है आपका मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले एक बार इसके assumptions देख लेते हैं, थोड़े से नहीं, दो ही हैं कि assumptions होते क्या हैं। देखो, सिंगल बैंक इन इकोनॉमी मतलब ये अज्यूम हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, ट्रांजैक्शंस उसी के थ्रू हो रही है सारी की सारी। हमारे पास मल्टीपल बैंक नहीं है, ढेरों बैंक नहीं है, इकलौता बैंक है, ट्रांजैक्शन हम उसी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बैंक नेवर होल्ड एक्सेस रिजर्व एंड इंडिविजुअल नेवर होल्ड करेंसी। इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास जो भी रिजर्व बचता है वो उसको कभी भी अपने पास नहीं रखता है, मतलब वो सब कुछ एज अ लोन दे देता है। इसका मतलब ये कि वो अपने पास कुछ नहीं रख रहा, वो एज अ लोन दे देता है। दूसरा, इंडिविजुअल नेवर होल्ड करेंसी। इसका मतलब अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उसको अपने घर में, अपनी सेविंग के, अपने पॉकेट में नहीं रखने वाली हूँ। मेरे पास जो पैसा है वो मेरे बैंक के पास ही जाएगा। तो इंडिविजुअल जो है वो कभी भी करेंसी को अपने पास होल्ड नहीं करता। सेम बैंक के पास भी जो रिजर्व है वो उसको एज अ लोन दे रहा है, वो भी अपने पास में नहीं रखता है। तो ये दो हमारे पास में। अब ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो किस चीज की वजह से इफेक्ट होता है, पहले हम एक बार ये चीज देखते हैं। देखो, एक चीज है, एक परसेंटेज से वो इफेक्ट होता है। वो परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, LRR और कैपिटल आर यू कुछ से, और अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूं तो RRR, नॉट द नाटू वाला RRR इज द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, ठीक है। LRR क्या है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे पास में, और लीगल रिजर्व रेशो मेनली लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये होती क्या है, देखो, बैंक के पास डिपॉजिट आया, अब ऐसा नहीं है ना बैंक उस पूरे के पूरे डिपॉजिट को ऐसे लोन दे सकता है। तो बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका एक परसेंट, एक फिक्स परसेंट विच इज फिक्स बाय द RBI, वो एक परसेंट बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और रिमेनिंग को वो एज अ लोन दे सकते हैं, ठीक है। अपने पास क्यों रखना पड़ता है भाई, बैंक को पैसे नहीं चाहिए, कल को ATM से पैसे निकालने जाओगे तो कहां से आएंगे पैसे, एक जो सेविंग अकाउंट से कोई विड्रॉ करने के लिए चला गया वो कहां से आएंगे पैसे भाई। चलो ATM छोड़ो, सबसे सिंपल एग्जांपल, कोई ATM से चला गया, कोई सेविंग अकाउंट से चला गया पैसे निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, बैंक ने सब कुछ लोन दे दिया, तो बैंक कहां से पैसे देगा, ठीक है। एक एग्जांपल, ये बैंक को अपने पास भी रखना पड़ता है, उसको पैसे भी तो चाहिए अपने पास चलाने के लिए, ठीक है। तो एक परसेंट उसको अपने पास में रखना पड़ता है और रिमेनिंग को वो एज अ लोन दे सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब आगे बढ़ने से पहले दो चीजें और आप कह लीजिए, कॉम्पोनेंट्स ऑफ LRR यू कुड से CRR और SLR। आप लोगों ने बहुत बड़ी चीजें पढ़ी भी होंगी, कैश रिजर्व रेशो एंड इसका प्रोनाउंसिएशन में ना बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है मेरे को, सॉरी, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो,
इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग सो आई एम सॉरी, ठीक है। तो अब ये दो चीजें हमारे पास क्या होती हैं, LRR के दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास में। तो ये क्या चीज है, देखो पहली चीज है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये होता है द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो बैंक को रखना पड़ता है RBI के पास में। किसके पास में, RBI के पास में, यानी कि बैंक का जितना बैंक के पास में डिपॉजिट बैंक ने बचा के रखा अपने पास में, उसमें से 1% बैंक को RBI के पास में रखना पड़ता है, वो होता है CRR। और दूसरा हमारे पास में SLR। ये क्या चीज है, परसेंट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि LRR का ही बैंक ने भाई लोन तो दे दिया, जितना उसके पास में है उसमें से एक पार्ट उसको रखना है RBI के पास में और एक अपने पास में रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। लिक्विड एसेट में आप बोल लीजिए, अदर सिक्योरिटीज है, गोल्ड के फॉर्म में बैंक को अपने पास में रखना होता है, तो वो होता है SLR और दूसरा हमारे पास में है CRR। अब ये जो LRR ये चीज है, किस तरीके से बैंक के मल्टीप्लायर प्रोसेस को इफेक्ट करती है। देखो LRR का मतलब मान के चलते हम यहाँ पे लेट करते हैं, जो बहुत जगह आपने एक ही देखा होगा, विच इज 20%, ठीक है, इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। मान के चलो कि बैंक के पास में जो डिपॉजिट आया है वो कितना आया है, 1000 रुपीज का बैंक के पास में इनिशियली डिपॉजिट आया है, ठीक है। अब उस 1000 रुपीज में से बैंक ने क्या किया, उस 1000 रुपीज में से जो 20% है, 20% कितना हो बैंक के पास में 200, वो 200 रुपए बैंक ने अलग से रख दिया एज LRR। बचा कितना, 800 रुपीज। उस 800 का क्या किया बैंक ने, एज लोन दे दिया, कि हमने क्या कहा था, LRR निकाल के रिमेनिंग अमाउंट बैंक एज अ लोन दे देता है, ठीक है। तो 800 रुपए बैंक ने लोन दिया। अब जिस कस्टमर ने इस 800 को एज अ लोन, इसको टेबल ही बना दूं क्या, ठीक है, देखो ये हुआ हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए में से 800 गया लोन और 200 गया कहाँ पे, LRR आपका, ठीक है, ये है आपका LRR। अब इस 800 रुपए को जो एक कस्टमर ने यूज किया, मान के चलो इस कस्टमर ने इन्वेस्ट कर दिया, इस कस्टमर ने कुछ परचेज कर लिया, तो वो अब जो सेलर है उसने भी क्या किया, वो 800 रुपए लेके बैंक के पास चला गया। अब उस 800 में से भी बैंक क्या करेगा, अपना 20% निकालेगा। भाई LRR कितना है, 20% है। 800 में से भी बैंक ने क्या किया, अपना 20% निकाला, 2 × 16 कितना हुआ, 160 हुआ। बचा कितना, 640 आई गेस, ठीक है। तो ये बैंक का बचा। अब बैंक ने क्या किया, ये है आपका लोन जो बैंक एज अ लोन दे रहा है, बैंक ने 640 लोन दे दिया। अब अगेन ये लोन आगे जाके किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा 640 का, इसमें से भी बैंक 20% रखेगा और रिमेनिंग एज अ लोन दे देगा। अब ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जब आपका इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज का, वो आपका 5 टाइम्स यानी कि कितना नहीं हो जाता है, वो आपका 5000 नहीं हो जाता है, ठीक है। अब ये 5000 वैल्यूएशन आया कैसे, देखो हमने अभी अभी बात करी यहाँ पे LRR की। तो जो मल्टीप्लायर है वो कैलकुलेट कैसे होता है आपका, मल्टीप्लायर कैलकुलेट होता है आपका 1 अपॉन LRR और 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन LRR का मतलब 1 अपॉन 20%, ठीक है। तो 1 अपॉन 20% का मतलब कितना, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1 अपॉन 1/5, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आ गया 5, तो टोटली कितना कैलकुलेट हुआ आपका 5 टाइम्स, ठीक है। 1 अपॉन 20% आपका कितना निकलेगा 5, यानी कि मल्टीप्लायर कितना है 5 टाइम्स, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स। तो ये प्रोसेस एटलीस्ट तब तक चलेगा जब तक ये बैंक का इनिशियल डिपॉजिट बढ़ के वो क्रेडिट क्रिएट करके 5 टाइम्स नहीं हो जाता है। सो दिस इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कि आपका क्रेडिट क्रिएट करता है, मनी सप्लाई को ग्रो करता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे, बैंक जो उधार देते हैं, मनी को लेंड करते हैं, उसके बेसिस पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। वी हैव स्टिल फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट, लाइक कि RBI कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, जो हम लोगों ने बहुत मॉनेटरी पॉलिसीज में देखा था। बट वी स्टडी इन अनदर लेक्चर अबाउट RBI का रेगुलेशन मनी सप्लाई को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।